मॉर्निंग फ्रेंड। पिछले वीडियो में हम लोग देख लिए थे चाइल्डहुड के बारे में, फिर स्टेजेज वगैरह सारा चीज़ हम लोग देख लिए हैं। इन्फेंसी एज में बच्चे में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है वो सारा पार्ट हम लोग क्या किए हैं कि देख लिए हैं। और उसी का जो फर्स्ट पार्ट जो था अंडरस्टैंडिंग चाइल्डहुड में, तो उसमें कुछ एक टॉपिक बाकी रह गया था जो कि इसमें हम इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं कि कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका था है की फैक्टर ड्यूरिंग चाइल्डहुड। चाइल्डहुड के दौरान यानी बचपन के दौरान कौन कौन सा फैक्टर जो है बच्चे को इफेक्ट करती है, तो वो सारे फैक्टर हम देखते हैं। तो पहला तो एक है चाइल्ड फैक्टर आपका। तो चाइल्ड फैक्टर जो बच्चे से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा, फिर कौन सा फैक्टर उसको इफेक्ट करेगा, तो एक है फैमिली फैक्टर। फैमिली फैक्टर कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि जैसे कोई मिडिल क्लास का फैमिली है, जैसे फैमिली को हम लोग कितने भाग में डिवाइड कर सकते हैं, 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं कि 3 टाइप के फैमिली होते हैं। एक तो पुअर हो गए, दूसरा मिडिल लेते हैं, और तीसरा हम लोग क्या लेते हैं रिच फैमिली, जो कि अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं। इस 3 टाइप से हम लोग फैमिली को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो पुअर वाले जो फैमिली होंगे तो उसमें बच्चों का परवरिश किस टाइप से होगा, निश्चित है कि सारे जितना भी जरूरत टाइप का बच्चे को चाहिए वो सारा का सारा नीड उसको क्या होगा कि फुलफिल नहीं हो पाएगा। अगर मिडिल क्लास के फैमिली की अगर हम बात किया जाए, तो मिडिल क्लास में लगभग जो है बच्चे को एजुकेशन, हेल्थ और जो भी उसकी ज़रूरतें हैं, तो वो लगभग जो उसके फैमिली होते हैं वो उसको पूरी करने की कोशिश करते हैं। और रिच फैमिली का तो बात अलग होता है, इसमें हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ डिमेरिट और मेरिट रहता है। पुअर में भी कुछ मेरिट रहता है, मिडिल वाले में एवरेज चलता है। तो ये सारा फैक्टर जो है वो फैमिली पे डिपेंड करता है कि बच्चे का जो परवरिश है वो किस किस दौरान, यानी चाइल्ड बच्चे का डेवलपमेंट होगा वो किस अनुसार होगा। फिर हो गया एक होम लर्निंग इन्वायरमेंट, कि उसके जो घर में है यानी बच्चे का घर में है, तो मान लीजिए कि जो बच्चा टोल्डर एज या उससे बड़ा प्री स्कूल एज में है या तो स्कूल एज में है, तो उसके घर में उसके माता पिता जो है कितना पढ़े लिखे हैं या उसके फैमिली बैकग्राउंड में कितना पढ़ा लिखा है, तो उस पर डिपेंड करता है, यानी लिटरेसी पे डिपेंड करेगा कि बच्चे का विकास जो है वो सही से हो पाएगा कि नहीं। फिर प्री स्कूल फैक्टर है। प्री स्कूल फैक्टर जिसको हम प्ले स्कूल भी कहते हैं, अभी के डेट में जो प्ले स्कूल चलते हैं, या अगर सरकारी में बात किया जाए तो आंगनबाड़ी की बात होती है। तो प्री स्कूल फैक्टर में अब वहाँ पे फैसिलिटी के अनुसार डिपेंड करता है, प्लस उसके जो सहपाठी हैं उस पर भी डिपेंड करेगा कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा वो किस अनुसार होगा। फिर प्राइमरी स्कूल लेवल पे सेम लिख दीजिएगा, प्री स्कूल टाइप नहीं होगा, और सेकेंडरी स्कूल फैक्टर में भी सेम इसी टाइप से होगा। तो मेन जो चाइल्ड का डेवलपमेंट होगा डिपेंड करेगा लिटरेसी के ऊपर, फिर उसको कौन कौन सा सोशल में और उसका इन्वायरमेंट किस टाइप से उस पर डिपेंड करेगा, और फिर उसके फैमिली और टीचर और जो भी उससे रिलेटेड बच्चे से जो भी रिलेटेड पर्सन होंगे उन सारे पे डिपेंड करेगा बच्चे का डेवलपमेंट का। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में का जो चाइल्ड डेवलपमेंट के जो फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं चाइल्डहुड के दौरान, तो ये ही सारे हैं। इसको आप अच्छे से डिस्क्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका ईयरली चाइल्डहुड एजुकेशन। देखिए इसको ईसीई के भी शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ईसीई भी कहते हैं। ईयरली चाइल्डहुड एजुकेशन कहने का मतलब है कि बच्चे का जन्म से लेके 8 साल का जो बच्चा होता है, यानी इसको आप प्री स्कूल में स्टेज में भी आप रख सकते हैं, यानी प्री स्कूल एज में जो भी होगा तो उसको हम क्या करेंगे ईयरली चाइल्डहुड एजुकेशन। तो इसमें क्या होगा, सेम उसी टाइप का होगा कि आपका हमेशा बोले हैं कि 4 चीज़ें याद रखना है, और जो भी जब भी बच्चे का डेवलपमेंट की बात होगी तो ये 4 ही पॉइंट आपको याद रखना है कि हमेशा या तो फिजिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे, या तो कॉग्निटिव पे करेंगे, या नहीं तो सोशल इमोशनल जो होगा, या बिहेवियर, या यहाँ पे हम बता दिए थे कि लैंग्वेज
साथ में लिखाता है, यानी लैंग्वेज पे बात होगा कि उसका डेवलपमेंट कैसे कैसे होगा। तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एक अलग से टॉपिक कभी कभी आपके एग्जाम में दे सकता है, पूछ देता है कि क्या होता है। तो बस आपको याद रखना है कि बर्थ एज से लेके 8 एज तक का जो स्टूडेंट होता है उसे हम लोग अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में रखते हैं। अगर सरकारी स्कूल की बात किया जाए तो प्राइमरी स्कूल तक के जितने भी बच्चे हैं उन सबको हम लोग किस में रखते हैं, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में। प्राइमरी स्कूल मतलब चौथा से 5वां क्लास के अप्रोक्स जो भी बच्चे रहते हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 जो हमारा है अंडरस्टैंडिंग एडल्टनेस। अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या है, समझना, और एडल्टनेस मतलब किशोरावस्था। तो इसमें जिस टाइप से लगभग सेम टू सेम पॉइंट आपको यहाँ भी मिलेगा, जैसे बच्चे की जो डेवलपमेंट की हम लोग बात किए थे प्री स्कूल स्टेज में या स्कूल स्टेज में, उसके बाद हमारा क्या था एडल्टनेस वाला एज। तो एडल्टनेस वाला जो एज होता है वो किसके बीच में होता है, 13 से लेके 19 साल का बीच, जिसको हम किशोरावस्था भी कहते हैं। और उसके बाद एडल्टनेस के बाद क्या होता है, अडल्ट हो जाते हैं, यानी 19 साल के बाद के जो एज होते हैं ये स्टेजेज में आप लोग को बता दिया गया है। तब हम लोग एडोलनेस को समझते हैं। तो एडोलनेस की उम्र में लगभग जो स्टूडेंट होते हैं वो अप्रोक्स अगर क्लास की बात की जाए तो 5 क्लास से एबव में, और ये इस एज तक जाते जाते वो लोग क्या होते हैं, ग्रेजुएट लगभग हो जाते हैं। तो इस एज में जाते जाते जो भी स्टूडेंट है वो ग्रेजुएट हो जाते हैं, यानी जो भी बच्चे हैं। तो इस समय कौन कौन सा डेवलपमेंट होता है, तो ग्रोथ, एक्सपीरियंस, बॉडी चेंज, यानी बॉडी में बहुत सारा बदलाव हो जाता है, यानी जितना प्रॉपर हाइट चाहिए एक बच्चे को उतना हाइट लगभग इस समय इंक्रीज हो जाता है। फिर इस समय जो बच्चे होते हैं वो लाइफ को पूरी तरीके से क्या करते हैं कि इंजॉय करना शुरू कर देते हैं, यानी इंडिपेंडेंट भी कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, और वो खुद का फैसला जो लेना रहता है या कहीं जाना हो या ट्रैवल करना हो, तो इस एज आते आते 19 साल के एज आते आते लगभग जो स्टूडेंट हैं या बच्चे हैं वो अपना फैसला खुद लेना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इंक्रीज सेक्सुअल डिजायर, यानी उन लोग को तो ये पता चल जाता है कि मेल या फीमेल में लव वगैरह का भी प्रॉब्लम हो जाता है एक दूसरे के प्रति, यानी सेक्सुअल डिजायर को पूर्ति करते हैं या तो अट्रैक्ट होना इस उम्र में क्या करते हैं कि स्टार्ट कर देते हैं। और इस समय जब अट्रैक्ट होना स्टार्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, डिफिकल्ट टू कंट्रोल सेक्सुअल डिजायर, यानी इस समय का जो अवस्था होती है बच्चों की उस समय इन लोग का जो सेक्सुअल डिजायर का जो कंट्रोल करने में लोगों को, उसके फैमिली को हो या उसके टीचर पेरेंट जो भी हो, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। फिर है पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर करने का मतलब इस उम्र में लगभग स्टूडेंट को इतना तो पता चल जाता है। आप लोग को जो नेक्स्ट आपका पेपर 2 है कंटेम्पररी ऑफ इंडियन एजुकेशन, तो उसमें आपको बताया गया एम ऑफ एजुकेशन। तो इसमें लगभग जो भी स्टूडेंट हैं उन लोग का एम क्लियर हो जाता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। मान लीजिए कि अगर वो साइंस के बैकग्राउंड में जाना चाहें तो साइंस में जा सकते हैं, अगर उन्हें मेडिकल फील्ड में जाना रहता है तो वो मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। तो यहाँ पे लगभग क्या होता है कि जो भी बच्चे हैं उनका एम क्या होता है कि डिसाइड हो जाता है, और डिसाइड वो लगभग वो कर लेते हैं, और उसी के अनुसार वो कुछ प्रेशराइज हो जाते हैं। जैसे अगर बात किया जाए जो साइंस के स्टूडेंट है तो वो लोग का टारगेट रहता है कि मुझे IIT निकालना है या जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज है उस टाइप का निकालना है। मेडिकल वाले स्टूडेंट का है जो है वो एम्स की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इन लोग का प्रेशर एक माइंड पर रहता है, उसी को हम लिख सकते हैं कि पीर प्रेशर डेवलप हो जाता है। और हैविंग फन और इंजॉइंग लाइफ दोनों एक साथ आप लिख सकते हैं। तो इस टाइप का आप फ्लो चार्ट बना के और क्लियर समझा सकते हैं कि होता क्या है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेंस। अब देखिए जब भी हम लोग डेवलपमेंट की बात किए थे चाइल्डहुड के समय, तो हम लोग क्या बात किए थे, फिजिकल का बात किए थे, कॉग्निटिव का बात किए थे, सोशल का बात किए थे, और बिहेवियर या जिसको हम लोग मोरल कहते हैं, मोरल की भी बात किए थे। तो ये सब डेवलपमेंट जो है वो बच्चे जब जन्म लेते हैं, बॉर्न टू टॉप कहा गया है कि जब बच्चा का जन्म होता है और जब तक वो कब्र में नहीं आता तब तक उसके अंतराल में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होते रहते हैं, और समय के अनुसार हर एक स्टेज में डेवलपमेंट जो है कुछ ना कुछ क्या होता है कि डिफरेंट होता है। तो यहाँ भी कुछ डेवलपमेंट डिफरेंट होगा। तो पहला जो आपका डेवलपमेंट है वो फिजिकल डेवलपमेंट देखते हैं ड्यूरिंग एडोलेसेंस के दौरान, यानी किशोरावस्था में क्या क्या फिजिकल चेंजेस आती है, यानी शारीरिक में चेंजेस बदलाव आती हैं, उसके बारे में यहाँ बात करेंगे। तो पहला तो क्या, ग्रोथ इन हाइट एंड वेट। इसको आप लोग क्या कीजिएगा कि यहाँ पे हम आपके लिए पॉइंट बाय पॉइंट लिख दिए हैं। यहाँ पे आप अगर 4-5 पॉइंट भी अगर अच्छे से याद कर लेते हैं और उसको लिख के आते हैं और कुछ थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके आते हैं, तो आपका नंबर रुकने वाला नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। पहला तो क्या होगा कि ग्रोथ इन हाइट एंड वेट, जो उसका लंबाई होगा और चौड़ाई या वजन जो है अच्छा खासा इंक्रीज हो जाता है। और ये जो एडोलेसेंस के द्वारा हाइट जो है जितना बढ़ना रहता है, मान लीजिए कि किसी का 5 फीट हाइट रहता है तो वो 5 फीट के हाइट पे रुक जाता है, या 6 फीट का हाइट है तो ये लास्ट स्टॉप ही हो जाता है एडोलेसेंस के बाद, यानी इसके बाद जो हाइट का ग्रोथ रुक जाता है। फिर डेवलपमेंट ऑफ बोन, जितना भी उसकी शरीर की हड्डियां हैं वो सारा का सारा क्या होता है कि डेवलप हो जाता है अच्छे तरीके से। फिर ग्रोथ ऑफ हेयर। यहाँ पे देखिए एक चीज और आपको याद करने का इजी तरीका बताते हैं। पहले क्या कीजिएगा कि आप शरीर का ऊपर के भाग से स्टार्ट कीजिएगा। पहले तो पूरे शरीर की बात कर दी है, हाइट और वेट की, ठीक है। उसके बाद शरीर में क्या होता है, 2 चीज से मिलकर बनी होती है, एक तो मांस और दूसरा बोन। 2 ही चीज से हमारा जो शरीर जो है वो मिल के बना है। तो सेकंड में आप इसकी बात करिएगा, फर्स्ट में हाइट और वेट की, सेकंड में बोन की। उसके बाद बाल से शुरू करना है कि ग्रोथ ऑफ हेयर स्टार्ट होता है। फिर मुंह में क्या है, उसका टीथ, परमानेंट टीथ जो है वो आ जाता है। फिर वॉइस की बात करेंगे तो ये भी माउथ से ही रिलेटेड है। वॉइस में चेंजिंग आ जाता है, जो वॉइस होता है वो एकदम मोटा हो जाता है, या लड़के लोग के लिए मोटा हो जाता है। और अगर फीमेल की बात किया जाए तो फीमेल में की जो वॉइस होती है वो पतला हो जाता है, और ये जो वॉइस होता है वो परमानेंट फिन हो जाता है। अगर बच्चे की बात किया जाए तो बच्चे मेल में हो या फीमेल में हो तो उन लोग का वॉइस जो है क्या होता है, बहुत पतला होता है। पर जब एडोलेसेंस एज में आते हैं तो उनका वॉइस क्या होता है कि जेंट्स वाले को मोटा और लेडीज का पतला हो जाता है। फिर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ये फीमेल के लिए है। फिर रेशियो ऑफ बॉडी पार्ट, जो भी बॉडी पार्ट का रेशियो है वो एक शेप साइज में हो जाता है। जैसे कहा जाता है कि लड़के लोग का जो शेप होता है वो उल्टा नहीं, ये यानी भी शेप में होना चाहिए लड़के का, ये होना चाहिए मेल का शेप, और उल्टा शेप में होना चाहिए ये फीमेल का। यानी जो गर्दन के नीचे से जो पार्ट का जो शरीर का बनावट होता है वो फीमेल के लिए इस टाइप से होना चाहिए और मेल के लिए भी टाइप से होना चाहिए। फीमेल के लिए उल्टा भी और मेल के लिए सीधा भी, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिजिकल स्टेमिना, यानी जो स्टेमिना होता है, यानी जो भी किशोरावस्था में वो अच्छा खासा डेवलप हो जाता है। यानी देख सकते हैं कि अगर एक छोटा बच्चे को कहा जाए कि अगर 5 केजी का वेट को उठाने के लिए अगर वो बच्चा प्री स्कूल में है या स्कूल एज में है तो उससे 5 केजी का वेट उठाने में बहुत दिक्कत होगा। पर अगर यही एडोलेसेंस एज वाले जो बच्चे हैं उन्हें फिजिकल स्टेमिना अच्छा खासा इंक्रीज होता है और 5 केजी को इजीली उठा सकते हैं। फिर अगर हम बात करेंगे कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कौन कौन सा फैक्टर जो है फिजिकल डेवलपमेंट के दौरान बच्चे को इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए
कुछ पॉइंट जो है वो सारे में होगा, सोशल में हो या फिजिकल की बात करें या कम्युनिटी की बात करें, ये पॉइंट आपको हमेशा यूज होने वाला। पहला तो इन्वायरमेंट, जो उसका वातावरण है वो पहले तो उसको इफेक्ट करेगा। वातावरण के अनुसार कोई भी, अगर हाइट की हम बात करें तो हाइट अगर देखिएगा तो अगर आप जाइए उधर उत्तर के साइड में, अफगानिस्तान के साइड में, तो उधर में आपको बहुत लंबे लंबे आदमी मिलेंगे। और वही जब मिडिल इंडिया में आइए या साउथ इंडिया में जाइएगा तो हाइट आपका बहुत कम मिलेगा। तो इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है कि शरीर का हाइट कैसा हो या उसका डेवलपमेंट किस टाइप से होता है। फिर फूड पे भी डिपेंड करता है कि वो कुपोषण का शिकार तो नहीं है या उससे बढ़िया से खाना मिल पा रहा है या नहीं, ये सारा चीज डिपेंड करता है। फिर प्ले एक्सरसाइज पे भी डिपेंड करेगा। अगर कोई भी स्टूडेंट है या बच्चा है वो अगर एक जगह बैठे हुए रहता है तो उसका शरीर का बढ़िया से विकास नहीं हो पाएगा या उसका यानी फिजिकल विकास नहीं हो पाएगा। फिर स्लीप और रेस्ट भी जरूरी है। हेरेडिटी का मतलब होता है वंशागत, जिसे हमारे माता पिता से जो हमें मिलता है। जैसे देखते होंगे कि किसी के माता पिता दोनों जो है लंबे लंबे रहते हैं तो उनका बाल बच्चा का भी जो हाइट रहता है वो अच्छा खासा यानी या तो लंबा रहेगा या तो एवरेज रहेगा। और जिनके माता पिता नाटा रहते हैं तो उनका जो बेटे हैं यानी बच्चे का भी साइज जो है वो छोटा हो जाता है। तो ये सारे फैक्टर जो है वो इफेक्ट करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट के दौरान। तो 5 पॉइंट लिखिएगा, बहुत होता है। और इसमें फिजिकल डेवलपमेंट के दौरान क्या क्या होता है इतना भी अगर आप लिख के पॉइंट बाय पॉइंट आ जाते हैं तो काफी है। फिर देखिए सेकंड हम बात करते हैं मेंटल डेवलपमेंट की, यानी किशोरावस्था के दौरान मानसिक का क्या क्या डेवलपमेंट होता है। तो पहला तो जो बच्चा है, मान लीजिए कि उसे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब होता है संक्षेप में सोचना है किसी भी चीजों के बारे में। जैसे अगर उसे कुछ यहाँ से मान लीजिए कि पटना से अगर दिल्ली जाना हो तो इस एज में आते आते बच्चे को क्लियर पता चल जाता है कि हमको क्या करना है, कि पटना से ट्रेन पकड़ेंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का डेवलपमेंट हो जाता है। फिर डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन, वो अपने माइंड में एक इमेजिनेशन डेवलप कर लेगा कि हमको अगर पटना से दिल्ली जाना है तो ट्रेन पकड़ेंगे, कौन सा ट्रेन पकड़ेंगे, सारा चीज वो क्या करता है कि माइंड में पहले से एक कवर कर लेता है। उसके बाद इस समय आते आते परमानेंट मेमोरी भी लगभग डेवलप हो जाता है। क्योंकि अगर छोटे बच्चे का मेमोरी की बात किया जाए तो देखिए कि कोई भी चीज उसे अगर पढ़ाया जाए, जैसे 1 2 3 अगर पढ़ाया जाए तो कुछ दिन के लिए तो उसे याद रहता है, और कुछ दिन के बाद अगर छोड़ दिएगा तो सारा वो क्या करता है कि भूल जाता है। पर जब इस एज में आने के बाद जो है लगभग अगर भूलने के लिए तो सारे आदमी भूलते हैं, पर इस समय क्या होता है कि परमानेंट मेमोरी डेवलप हो जाता है और थोड़ा कम भूलते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ लॉजिक की यानी लगाने की क्षमता लगभग विकसित हो जाती है कि कोई भी काम किया जाए तो कैसे किया जाए। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी उसे किस फील्ड में जाना है, मेडिकल में जाना है या इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है या कोई भी सेक्टर में फील्ड में जाना है या खेती करना है, तो वो डिपेंड करता है उसके इंटरेस्ट पे। तो वो चीज भी यहाँ पे आके क्या होता है कि डेवलप हो जाता है। फिर डिसीजन मेकिंग का भी एबिलिटी डेवलप हो जाता है। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप हो जाता है। ये जितना भी है माइंड से रिलेटेड है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं मेंटल डेवलपमेंट की। तो ये सब कुछ पॉइंटेड है, आप नोट कर लीजिएगा और इसको आप एक्सप्लेन कर देते हैं अच्छे से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें फैक्टर अफेक्टिंग मेंटल डेवलपमेंट की, तो देखिए फिजिकल में फूड आया था, हेरिडिटी आया था, फिर एक आपका इन्वायरमेंट आया था। तो इन्वायरमेंट यहाँ पे आपका सोशल इन्वायरमेंट यहाँ पे है, सोको इको इन्वायरमेंट। फिर इसमें एक ऐड कर लीजिएगा, इस स्कूल पे भी डिपेंड करेगा कि अगर जो बच्चा शिक्षित होगा यानी एजुकेटेड होगा तो उसका माइंड डेवलपमेंट और एक जो ना कभी स्कूल गया हो उसका माइंड डेवलपमेंट, दोनों में बहुत अंतर होता है। फिर नीड ऑफ अचीवमेंट एंड मोटिवेशन, कुछ मोटिवेशन भी उसको चाहिए कि नहीं। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा आप समझा सकते हैं कि अगर तुम स्कूल जाते हो और पढ़ाई करते हो तो तुम ये चीज अचीव कर सकते हो। उससे अनुसार हम लोग उसको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। फिर स्कूल जाने के बाद और मेंटल का जब डेवलपमेंट होता है तो उसमें हम लोग को सेक्स डिफरेंस का भी पता चल जाता है कि उसके बारे में नॉलेज
हो जाता है कि क्या क्या है। तो ये सारा चीज जो है फैक्टर इफेक्ट करते हैं मेंटल डेवलपमेंट के दौरान। जैसे सेक्स डिफरेंस में ये भी आप कह सकते हैं कि जो लड़के होते हैं उनका सोच कुछ अंतर हो जाता है और लड़कियों का कुछ सोच जो डेवलपमेंट है वो अंतर हो जाता है। तो ये जो है पॉइंट वो डिपेंड करते हैं, यानी ये सब पॉइंट जो है इफेक्ट करते हैं मेंटल डेवलपमेंट के दौरान। नेक्स्ट है आपका सोशल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे लिखा हुआ सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस, यानी सामाजिक का जो विकास होता है किशोरावस्था में, तो वो क्या क्या हो सकता है। तो पहला तो सेक्स कॉन्शियस, यानी सेक्स के बारे में अच्छे से उन लोगों को पता चल जाता है। यानी अगर ग्रुपिंग की बात किया है तो देखिए लड़कियों का ग्रुप अलग होता है, लड़कियों का ग्रुप अलग होता है। फिर वो फ्यूचर के बारे में डिसाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ पॉइंट जो है आपको लगभग में कॉमन मिलेंगे सोशल में, जैसे थिंक फ्यूचर और थिंक अबाउट फ्यूचर सोशल में भी मिला और मेंटल वाला में भी मिला। तो कुछ कुछ पॉइंट जो है आपको दोनों में लगभग कॉमन सा मिलेंगे, बस जो इसका एक्सप्लेनेशन आप कीजिएगा वो थोड़ा सा क्या होता है कि डिफरेंट हो जाता है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप। अब जो भी किशोरावस्था में जो भी बच्चे हैं वो समाज के बीच में रहते हैं या स्कूल में भी देखते होंगे, तो उसमें एक लीडरशिप का क्वालिटी आ जाता है, यानी बात विचार करना, दूसरे से कैसे बात करना। फिर लॉयल्टी टुवर्ड द ग्रुप, यानी वो ग्रुप के प्रति क्या होते हैं, वफादार हो जाते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि आप ही के एज में हो या आपसे जो जब आपका 19 साल के जो 9th 10th क्लास के जो दोस्त आपके हैं, अभी भी आपके दोस्त होंगे और उनके प्रति आप लोग क्या रहते हैं, ईमानदार रहते हैं अभी भी। यानी जिसको हम लोग कहते हैं कि गुड फ्रेंड भी कह सकते हैं कि फ्रेंड हम लोग का जो 9th 10th क्लास का जो बच्चे हैं उनके साथ दोस्ती बहुत अच्छा रहता है। वही अगर कंपेरिजन कीजिएगा जो प्री स्कूल और स्कूल एज के जो आपके दोस्त हैं तो बहुत सब जो है उतना आपके कांटेक्ट में नहीं होंगे, पर जब 10th क्लास या 10th क्लास के अपर के जो भी बच्चे हैं वो सब आपके ग्रुप में शामिल होंगे। फिर क्या होता है कि इंक्रीज इन फ्रेंडली रिलेशनशिप, वही बात है कि 10th क्लास के प्लस में आपके जितने भी दोस्त हैं एकदम इंक्रीज हो जाते हैं फ्रेंडली रिलेशनशिप। फिर उसके बाद छठा पॉइंट है इंक्लाइनेशन टुवर्ड रिलीजियंस, यानी इस एज के में जाने के बाद बच्चे जो है लगभग धर्म के प्रति सीरियस हो जाते हैं। जैसे जो हिंदू धर्म वाले हैं वो अपने देवी देवता या मंदिर जाना, पूजा पाठ करना वगैरह ये सब सारा चीज क्या करते हैं कि वो शुरू कर देते हैं। और जो मान लीजिए कि मुस्लिम है तो वो नमाज पढ़ना और मस्जिद में जाना वो भी स्टार्ट कर देते हैं। तो जो भी उनका जो धर्म है उसके अनुसार वो क्या करते हैं, इंक्लिनेशन मतलब झुकाव, यानी उसके तरफ झुकाव पैदा हो जाता है, यानी उनके माइंड में फिट हो जाता है कि हाँ हम इस धर्म के हैं तो हमको मंदिर जाना है या मस्जिद जाना है। फिर अब बात करते हैं कौन कौन सा फैक्टर यह इफेक्ट करेगा सोशल डेवलपमेंट के दौरान। तो पहला तो फैमिली है, क्योंकि पहला जो बच्चे का जो प्राइमरी एजुकेशन है वो कहाँ मिलता है, तो फैमिली में ही मिलता है। तो फैमिली में ही सिखाया जाता है कि हम बच्चे जैसे वो अंकल हैं तो उन्हें प्रणाम करो, या वो आंटी हैं तो उन्हें हाथ जोड़ के प्रणाम करना है या पैर छू के प्रणाम करना है। तो जो भी रिलेशनशिप जो है बताने का काम है वो तो पहला तो काम फैमिली का ही किया जाता है। तो अगर फैमिली जिसकी बढ़िया नहीं हो, जिसमें को फैमिली में कुछ सिखाया नहीं जाए, तो वहाँ पे उसका डेवलपमेंट किस टाइप का होगा, उतना अच्छा होगा नहीं। सेकंड, स्कूल में भी अगर उस टाइप का इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तो फैक्टर जो है वो अफेक्ट कर सकता है। फिर उसका फिजिकल हेल्थ पे भी डिपेंड करेगा कि उसका शरीर किस टाइप से है, कोई मानसिक बीमारी तो नहीं है या किसी शरीर में बीमारी वगैरह तो नहीं है जिसके कारण मैं स्कूल नहीं जा सकता, या परिवार में वो उस चीज का सामना भी कर सकता है, यानी वो उसको इग्नोरेंस का सामना करना पड़ सकता है। फिर क्या होगा, इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूट। आप अभी देख रहे होंगे कि जो भी धर्म के संस्था है वहाँ पे ज़्यादातर क्या करते हैं कि इफेक्ट करते हैं और उसका आते हैं, यानी जैसे हिंदू धर्म में है तो हिंदू धर्म में
पूजा पाठ करने के लिए अलग अलग तरीके से बताते हैं। और मस्जिद टर्म में इसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपने लैंग्वेज में डिफाइन कर लीजिए कि किस किस टाइप से रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है, यानी इंस्टीट्यूशन करने का मतलब है कि केंद्र, जैसे आप मंदिर या मस्जिद भी कह सकते हैं, या इससे रिलेटेड जो भी वर्क करते हैं यानी संस्था, तो वो सब किस टाइप से इफेक्ट करते हैं ये आप लोग लिख लीजिएगा अपने भाषा में। पांचवा आपका पेरेंटियल ऑक्यूपेशन। अब पेरेंट का ऑक्यूपेशन पे भी डिपेंड करता है कि उसका सोशल डेवलपमेंट कैसा होगा। जैसे आप लोग देखे होंगे, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कोई बिजनेसमैन, उसके यानी जो पेरेंट है वो बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन वाले का जो है को रिलेशनशिप समाज के प्रति बहुत ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू अगर जो जॉब करने वाले हैं। तो जो बिजनेस वाले बच्चे हैं वो कुछ भी लेने देने के लिए एक दूसरे के घर जाना आना ये सब ज़्यादा करते हैं। तो पेरेंट को ऑक्यूपेशन पे भी डिपेंड करेगा कि बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट होगा वो किस तरह से होगा। नेक्स्ट आपका है रोल ऑफ टीचर, यानी टीचर की क्या क्या भूमिका है। रोल मतलब होता है भूमिका, कि टीचर का क्या क्या भूमिका है किसके प्रति, यानी एडोलसेंस एज में बच्चे के प्रति क्या क्या भूमिका है। तो टुडे द प्रॉब्लम है एक्साइटिंग ऑफ एडोलेंस आर गोइंग लार्जर डे बाय डे, दे कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम विदाउट हेल्प ऑफ अदर। तो यहाँ पे देखिए ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो तो स्कूल में रहते हैं या तो फिर कोचिंग में, क्योंकि इस एज में आने के बाद जो है ट्यूशन का चलन स्टार्ट हो जाता है। तो टीचर पे भी डिपेंड करता है कि वो किस टाइप से करें, क्योंकि इस एज में आने के बाद फैमिली के जो भी पेरेंट वगैरह हैं तो वो सही से सिचुएशन को सही से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए टीचर शुड प्ले ए रोल ऑफ फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड टू प्रोवाइड हेल्प टू एडोलेंस, यानी जो टीचर है वो एक फ्रेंड या फिलोसफर या गाइड की तरह मदद कर सकता है, किसका, स्टूडेंट को मदद कर सकता है क्यों उसको गाइड करने में। तो क्या क्या वो गाइड कर सकता है, तो प्रॉपर नॉलेज ऑफ एडोलेंस, यानी किशोरावस्था का प्रॉपर नॉलेज दे सकता है, टीचर का काम है। कहने का मतलब है कि फ्यूचर का प्रेडिक्शन वगैरह मोटिवेट करना, ये सब काम जो है टीचर अच्छे से कर सकता है। फिर अटेंशन टू इंडिविजुअल कहने का मतलब है कि हर एक जो भी स्टूडेंट मान लीजिए कि क्लास में है तो उसके प्रति सावधानियां बरतना, या उसको कह सकते हैं कि बाय हर एक इंडिविजुअल बाय इंडिविजुअल उसको अच्छे से प्रिपेयर करना या उससे समझाना का काम कर सकते हैं। प्रोवाइड एन एग्जाम्पल, जैसे वो एग्जाम्पल एक के तौर पे भी टीचर जो है दे सकते हैं कि बच्चे अगर तुम इस टाइप का काम कर लोगे, मान लीजिए कि अगर हमको टीचर ही बनना है तो स्कूल में टीचर को रोल भूमिका है कि समझा सकते हैं कि अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, किसी एक फील्ड का जानकारी लेते हैं, मान लीजिए कि अगर आप साइंस के फील्ड से जाना चाहते हैं तो साइंस का अगर प्रॉपर आप नॉलेज लेते हैं तो एक एग्जांपल ले सकते हैं कि मेरे तरह बन सकते हो, एक गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो या तो प्राइवेट टीचर बन सकते हो। तो इस टाइप का वो एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये डिफरेंट एग्जाम्पल आप अपने अनुसार भी डाल सकते हैं कुछ भी। फिर चौथा एजुकेशनल गाइडेंस, जैसे बच्चे जो है मान लीजिए कि 10th क्लास का बच्चा, अब उसे 10th के बाद क्या क्या करना है तो इसके बारे में वो अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि हाँ तुम्हारा मैथ वीक है तो तुम मैथ मत लेना, कॉमर्स ले लेना या साइंस ले लेना या बायोलॉजी ले लेना। तो वो सब एक तरह से एजुकेशनल गाइड भी कर सकते हैं। अब 5वां पॉइंट आपका को करिकुलम एक्टिविटी, जो भी पाठ्यक्रम का जो पाठ है उसमें बच्चे को आप शामिल कर सकते हैं या उससे सिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई अगर सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं और उस सब्जेक्ट पढ़ाने के बाद अगर हम कहें कि हाँ इसके बारे में थोड़ा डिटेल आके बताना और सभी से कोरिलेशन का भी हम लोग बात कर सकते हैं। तो पाठ्यक्रम में जो जो एक्टिविटी है उस पर भी हम किसी भी बच्चे को तैयार कर सकते हैं। फिर आपका छठा है रिडेरिंग प्रॉपर सेक्स एजुकेशन।
इसमें जो है टीचर का सबसे बड़ा भूमिका है, एक फ्रेंड की तरह या गाइड की तरह उसकी हेल्प कर सकते हैं कि देखो तुम्हारा जो इस टाइम है, इस टाइम में क्या कर सकते हो कि तुम अपने फ्यूचर पे ध्यान दो कि तुम्हें जिंदगी में करना क्या है। ये सब चीज से डिपेंड कर सकते हैं, क्योंकि इस एज में पहले हम बात कर लिए कि लव सब वाला प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा होते हैं बच्चों के बीच में, यानी अट्रैक्शन जो है बहुत ज्यादा होता है गर्ल्स और बॉय के बीच में। तो ये सब वर्क है जो कि एक टीचर अच्छे से निभा सकता है। इसलिए बहुत बार आपको ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है कि रोल ऑफ टीचर, ये आपका डिपेंड अलग अलग भी दे सकता है कि एडोलसेंस एज में क्या हो सकता है, प्री स्कूल एज में रोल टीचर का क्या क्या रोल हो सकता है। तो उस अनुसार आप अपने ध्यान में रख के और पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हैं।